नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, क्राइम एनालिस्ट भी रहे हैं। अपराध की दुनिया में क्या कुछ होता रहा है, कई दफ़े हमने आपसे कई कहानियां सुनी हैं। आज एक शख्सियत के बारे में हम जानना चाहते हैं, कुख्यात के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी चर्चाएं इन दिनों बिहार में दूर तक फैली हुई हैं। हालांकि उसे हम कई सारे उसके नाम थे। कोई कोसी का डॉन कहता था, कोई पप्पू देव कहता था, कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपी हैं कि संजय कुमार उनका नाम था। लेकिन पप्पू देव की मौत के बाद पिछले शनिवार को जब इनकाउंटर हुआ सहरसा में, पुलिस को जानकारी मिली, गिरफ्तारी हुई और फिर इलाज कराने के लिए जब डीएम से जा रहे थे तो रास्ते में ही मौत हो गई। तमाम बातें हुई। अब पुलिस और समर्थक जो है वो आमने सामने है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी 90 के दशक से पत्रकारिता करते हैं, आपने क्राइम की दुनिया को देखा है। पप्पू देव नाम सुनते के साथ लोग जानना चाहते हैं, अभी के जो ज़माने के लोग हैं वो जानना चाहते हैं पप्पू देव है कौन। देखिए आलोक जी, पहले तो आपकी एक जानकारी हम तंदुरुस्त कर दें कि डीएमसीएच ले जाने के दौरान मौत नहीं हुई है। डीएमसीएच ले जाने की तैयारी हो रही थी तभी मौत हो गई। और आपने दूसरी बात कही इनकाउंटर की, या उनके परिजन या उनके जो समर्थक हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की बेरहम पिटाई से मौत हुई है। तो देखिए, इस बात को समझिए, मैं एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में भी इसे देखता हूं और देखता आया हूं कि आप न पुलिस वाले को और न आप किसी कुख्यात को रहमदिल पाए होंगे। जब दोनों के पास हथियार होते हैं और जब आमना सामना होता है, भागम भाग होती है, तो दोनों ही बेरहम बन जाते हैं। आरोप लग रहा है कि बेरहम पिटाई हुई है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें चोट के निशान दिखाई पड़ते हैं पप्पू देव के शरीर पर। लेकिन आप उस स्थिति की भी कल्पना कीजिए कि जब पप्पू देव के पास हथियार होगा और पुलिस को उसे नियंत्रित करना होगा, गिरफ्तार करना होगा, तब किस प्रकार की तनातनी हुई होगी। बेरहमी करना जरूरी है, रहना जरूरी नहीं, मैं बेरहमी करना जो बेरहमी तो कानूनन गलत ही है, लेकिन जब सख्ती होती है तो पिटाई भी होती है और कुटाई भी होती है। अब इसका परिणाम क्या निकलता है यह अलग बात है। तो देखिए, अब ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि उनके परिवार वाले अदालत की शरण में जाएंगे, क्योंकि पिटाई के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यह पिटाई कब और किस वक्त हुई यह भी समझने की बात है। और चोट फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जैसा कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण, तो ये सारी बातें जांच में आएंगी। और देखिए, अदालत में इस मसले को जाना है, परिवार वाले कह रहे हैं। चलिए, अदालत में हम मसला जाएगा, जो बातें आएंगी सामने। जब आप क्राइम एनालिस्ट रहे हैं, मुझे जितनी जानकारी है आपके बारे में, आपने कई लोगों के असली रूप को भी देखा है। हम अगर उदाहरण स्वरूप कह लें तो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से आपकी मुलाकात रही है उस जमाने जब वो विधायक थे। पप्पू यादव को आपने देखा है, सूरजभान सिंह को आपने देखा है। पप्पू देव से भी आपकी मुलाकात होती थी? नहीं, पप्पू देव से मेरी मुलाकात कुछ महीने पहले ही हुई है। मतलब इस घटना के कुछ महीने पहले? हाँ, कुछ महीने पहले हुई है। और जब बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही थी और टिकटों का फैसला होने वाला था, तो पप्पू देव मुझसे कार्यालय में मिलने भी आया था। आपके कार्यालय में मिलने आया? बिल्कुल मिलने आया था। और आप मिले थे? हाँ, क्यों? अरे मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं कोई पुलिस का इन्फॉर्मर तो हूँ नहीं, ठीक है ना, कि मैं पुलिस का सूचक नहीं हूँ। और जिस वक्त वो मिलने मुझसे आया, या आज की तारीख में भी कहें, तो उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं था, ठीक है ना। अब जिस दिन की बात है, ये घटना जो कही जा रही है, उस दिन की जमीन पर बलात् कब्जा और ये बातें, तो चुनाव के दरमियान वह मिलने आया था और वह टिकट चाहता था। टिकट के लिए वह पटना में पैरवी कर रहा था और वह पहले तो वह जेडीयू से ही टिकट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। जब जेडीयू से टिकट मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई थी, तो वह आरजेडी की शरण में भी गया था। तो वह कई लोगों से मिल रहा था। और जब मेरी मुलाकात हुई तो बहुत लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं उसे जान रहा था 95 से जान रहा था, जब पप्पू देव का नाम बिल्कुल कोहराम था। नाम नहीं, कोहराम था। और पप्पू देव के नाम से लोग थर-थर कांपते थे। और सच में पप्पू देव का AK-47 कहां किस वक्त गोलियां बरसा दे, कोई नहीं जानता था। तो पप्पू देव अपहरण के मामले में देखिए कुख्यात अपहर्ता भी बन गया था। लेकिन जब चुनाव के दरमियान वह मुझसे मिलने आया था, तो उसने कहा भी कि मैंने अब जितने गंदे काम हैं, बुरे काम हैं, उसे हमने छोड़ दिया है और अब हम
बिल्कुल सामान्य दुनिया समाज में सेवा काम भी करने लगे थे। समाज सेवा मतलब उसने एक समझ को की फौज खड़ी कर ली थी। आपको पप्पू देव की शुरुआत के बारे में पता है कि पप्पू देव सबसे पहले पूर्णिया में जब वह अपराध की दुनिया में आया तो वो बूटन सिंह के साथ हुआ। वो बूटन सिंह जिसने अर्जुन यादव की हत्या कटिहार में की थी, मतलब पप्पू यादव के गुरु की। और लेकिन बाद में ये खबरें भी चली और यह बात सही भी है कि बूटन सिंह गिरोह में उसने कुछ हथियार अपने पास रख लिए गिरोह का, फिर वो उससे अलग हो गया। इसके बाद तो मत पूछिए कि जो उसका रास्ता बिगड़ा वह रास्ता बिगड़ता ही चला गया। देखिए पप्पू पहले कहा था कि वो छात्र ही थे, छात्र से फिर डॉन बन गए। देखिए छात्र तो होता ही है, छात्र के बाद लोग अपराध की दुनिया में जब कदम फिसलते हैं। और पप्पू देव से मेरी मुलाकात कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार, पप्पू देव जब मॉस्ट वांटेड था तब भी मेरी मुलाकात उससे हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त भी मिलते थे? नहीं, आपने कहा कि 95 से मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी मुलाकातें होती थी। नहीं देखिए मैंने कहा ना कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं पुलिस का इन्फॉर्मर नहीं हूँ। आप मिलते थे? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या सका। मैं आपको पटना का एक उदाहरण बताता हूँ। पटना और मोकामा के भी कई किस्से हैं जो चलिए मोकामा का ही किस्सा पहले आपको बता देते हैं। देखिए पप्पू देव का नाम जो है 95 के बाद बहुत तेजी से उभरा था और पप्पू देव की चर्चा तब बहुत अधिक होने लगी थी जब मोकामा का गैंग बहुत विस्तारित हो गया था और उसमें श्री प्रकाश शुक्ला। तो पप्पू देव ने श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर, देखिए श्री प्रकाश शुक्ला का कोई सीधा पंगा नहीं था। भगवान यादव की हत्या अररिया में, भगवान यादव पप्पू यादव के समर्थक थे, तो ये हत्या बहुत बड़ी हत्या हुई थी और इसमें पप्पू देव, श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी तमाम लोग शामिल थे। ठीक है ना, तब इसका बड़ा नाम हुआ। अब देखिए एक मुलाकात उन दिनों में जब यह कोहराम था, यह किस्सा 1999 का होगा, 1999 का। बार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव था और मोकामा गैंग हावी था। सरकार लालू राबड़ी की थी। विजय कृष्ण उम्मीदवार थे आरजेडी के और नीतीश कुमार उम्मीदवार थे अपनी पार्टी से, हाँ बार से। ठीक है ना, तो आमने सामने की लड़ाई थी और बहुत बड़ा घमासान था। तो हुआ ये कि मोकामा गैंग ने मोकामा में नीतीश कुमार का दफ्तर खुलते ही AK-47 की गोलियां चलाकर बंद करा दिया था। जब नीतीश कुमार का दफ्तर खुला, पार्टी दफ्तर, यानी कि जब हम जिलों में देखते हैं चुनाव होता है तो पार्टी दफ्तर खुलता है। हाँ, तो AK-47 की गोलियों से स्वागत किया गया। AK-47 की गोलियों से स्वागत नहीं किया गया था। AK-47 की गोलियां चलाकर उनके दफ्तर को बंद करा दिया गया था और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा था। ठीक है ना, उस वक्त भी उसके बाद भी नहीं। हाँ, उस वक्त भी नहीं, उसके बाद भी नहीं, क्योंकि सरकार में लालू राबड़ी की सत्ता थी और उनके लिए विजय कृष्ण की जीत ज्यादा महत्व रखती थी। तो जब ये खबर आई कि वहां नीतीश कुमार का दफ्तर बंद करा दिया गया है AK-47 की गोलियों से, तो मैं कवर करने के लिए वहां गया था। और ये सच है कि जब मैं मोकामा पहुंचा था तो हालात इस कदर खराब थे कि कोई वहां नीतीश कुमार का झंडा उठाकर चलने को भी तैयार नहीं था। नहीं तो फिर उसे भी परिणाम भुगतना पड़ता है। हाँ, उसे भी परिणाम भुगतना पड़ता। तो पप्पू देव से मेरी मुलाकात हुई, उस दौरान भी हुई। हाँ, उस दौरान पप्पू देव से, मैंने कहा ना मोकामा गैंग उसमें बिल्कुल यूनाइटेड था। पप्पू देव से मेरी मुलाकात हुई। पप्पू देव, नागा सिंह और तमाम बड़े जो चेहरे थे अंडरवर्ल्ड के, सारे यूनाइटेड थे। ये गंगा किनारे AK-47 लेकर बैठे थे, तो ये मुलाकात थी। हाँ देखिए, बाद में दफ्तर खुला भी। वो दफ्तर ललन सिंह जो अभी JDU के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ये उनका साहसिक प्रयास था, क्योंकि यदि मोकामा में दफ्तर नहीं खुलता तो नीतीश कुमार चुनाव कहां से जीतते। उस चुनाव में बहुत ही कठिन जीत हासिल हुई थी। तो पप्पू देव और नागा सिंह ये तमाम, तो इतनी ताकत थी। और देखिए यह भी आपको बताएं कि AK-47 से दफ्तर बंद कराने के पीछे प्रशासन का भी हाथ था। प्रशासन की मिलीभगत थी, प्रशासन का साथ था। लेकिन यह भी सही है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो ये लोग जो विजय कृष्ण के साथ थे, ये नीतीश कुमार के साथ हो गए थे। पाला बदल दिया चुनाव प्रचार के। ठीक, हाँ, चुनाव प्रचार की समाप्ति के, हाँ, चुनाव से पहले। हाँ, तो ये मोकामा का किस्सा है। तो देखिए पप्पू देव आप उस वक्त भी जब पप्पू देव से मिले थे तो ये बातें हुई थी कि हाँ भाई खुलने नहीं देंगे कार्यालय, तमाम। हाँ बिल्कुल थी कि खोलेंगे तो जाएंगे। हाँ, खोलेंगे तो जाएंगे। और जब दोबारा खोला गया समझौते के बाद तो फिर AK-47 से गोलियां चली थी, फिर भी चली थी। तब स्वागत में गोलियां चली थी, स्वागत में गोलियां चली थी। एक और आपको बताएं, पटना का भी कुछ किस्सा था।
देखिए पटना का किस्सा ये है, मतलब कोसी के बाद मतलब धमक कितनी थी कि मोकामा और पटना भी अछूते नहीं नेपाल तक कहिए ना, अभी तो हम नेपाल पर आएंगे। देखिए पप्पू देव की कहानी यदि आपको हम पटना का, देखिए मैं कहानी वो नहीं बताता हूं जो लोग बताते हैं कहीं से इधर से उधर से, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। आंखों देखी है। हाँ आंखों देखी है, आंखों देखी है। ये कहानी कोई 2001 की होगी आलोक। पटना में आपको नहीं स्मरण होगा, मैं कुछ बच्चा हाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक अखबार खोला था पाटलिपुत्र टाइम्स, और पाटलिपुत्र टाइम्स की बिल्डिंग थी कदम कुआं में। तो मुख्यमंत्री से हटे, उसके बाद पाटलिपुत्र टाइम्स भी बंद हुआ। तो पाटलिपुत्र टाइम्स की जो बिल्डिंग थी उस पर सरकारी लोन बाकी था, तो उस बिल्डिंग की नीलामी हो रही थी। तो नीलामी के लिए टेंडर कई लोगों ने भरा था, मुझे नहीं पता था। मेरे एक मित्र हैं पटना के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, आज भी हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी भरा होगा, लेकिन वे कारोबारी क्या करते हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन हम लोग बचपन के मित्र हैं। तो हुआ ये कि एक दूसरे पक्ष की ओर से पप्पू देव, देखिए उस समय कहा जाता था जिसकी लाठी उसका ठेका, ठीक है ना, तो दूसरे पक्ष से पप्पू देव इंटरेस्टेड हो गया था भरने के लिए। नहीं भर चुके थे लोग। हाँ। और पप्पू देव की ये कोशिश थी कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मित्र आर्किटेक्ट हैं वे इसमें जो टेंडर डाले वो वापस ले ले, मुझे कोई कहानी पता नहीं। तो पप्पू देव ने, जो मेरे मित्र आर्किटेक्ट थे, वे जानते भी नहीं होंगे पप्पू देव को, वे मारवाड़ी हैं, उन्हें फोन करना शुरू किया उनके लैंडलाइन पर। तो पहले तो वो समझे ही नहीं और उन्होंने मुझे कोई बात साझा भी नहीं की थी, लेकिन दूसरे दिन जब पप्पू देव ने फोन किया तो जिस तरीके से कुख्यात मां बहन करते हैं, इसके साथ ही उसने यह कहा कि तुम्हारा जो बेटा है ना, इस नंबर बस से स्कूल में जाता है, तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा कल स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तक कह डाला, ये तक कह डाला। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद किसी पिता की और किसी बाप की क्या स्थिति बनी होगी। तो जो मेरे मित्र थे थोड़े समझदार थे और वो जानते थे कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूं, मेरा बहुत लोगों से ताल्लुकात है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, उनका नंबर जिससे पप्पू देव को बात करनी है, जबकि बोल वे खुद रहे थे, उन्होंने बता दिया नंबर। उसमें मेरे पास एक नंबर था, मैं दैनिक जागरण में था और सीरीज में नंबर आए थे जो सीनियर्स थे दैनिक जागरण में, तो जिसका अंतिम नंबर हुआ करता था 39217 मेरे पास था। तो उन्होंने नंबर बता दिया। अब जो मेरे मित्र हैं वे मुझे बताते कि उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है, उससे पहले मेरे पास कॉल आ गया। और मुझे ठीक से याद है कि मैं इनकम टैक्स चौराहा पहुंचने वाला था, जो फल मंडी है वहां। हाँ, और उस समय मेरे पास एक मारुति जेन कार थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, अननोन नंबर था, गालियों की बरसात हो गई आप पर भी। हाँ माँ बहन, तो उन्हें लगा होगा कि आप, हाँ, आप वो आर्किटेक्ट हैं। हाँ, तो मैं वो आर्किटेक्ट हूँ। तो गालियों की बरसात होगी, मैं भी अबाक कि मुझे कौन गाली दे रहा है इस तरीके से भाई। तो मैं थोड़ा सा बदमाश किस्म का तो हूँ ही, जब क्राइम रिपोर्टिंग करी है बहुत ढीठ लोगों से मिलता रहा हूँ, तो मैंने कह दिया अगर कौन बोल रहा है, दिमाग खराब है क्या, समझे ना। तो उसे लगा कोई मारवाड़ी इस तरीके से बोल रहा है, तो उसने पूछा कौन बोल रहा है, तो हमने कहा ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं। अब तो उसका टोन ही बदल गया, अरे ये आपका नंबर, समझे ना, ये तो फला का नंबर था, समझे ना, तो आपका नंबर कैसे हो गया। तो हम कि हाँ फला का नंबर, तो फला से तुम्हारा क्या बात हुआ। तो उसने बताया ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा अरे ये तो गजब वाली बात है। तो फिर हमने उसे समझाया, फिर ये शाम में मेरे पास आया भी और मेरे मित्र का फिर फोन आया। हमने कहा कि देखिए आपने मुझे बिना बताए आपने उसे क्या बोलता है नंबर दे दिया, अब गालियां तो मुझे खानी पड़ी। खैर वो टेंडर ही कैंसिल हो गया, इसलिए टेंडर न इनको मिला न उनको मिला। तो एक किस्सा ये भी है। नेपाल का भी कनेक्शन बता रहे थे। देखिए नेपाल में पप्पू देव की गिरफ्तारी हुई फर्जी करेंसी के साथ, कई साल तक जेल में भी। हाँ, कई साल तक जेल में रहा। और पप्पू देव, देखिए अब यदि हम मोकामा की बात करते हैं तो देखिए जैसे हमने पहले कहा कि जब उसकी शुरुआत हुई तो पप्पू देव बूटन सिंह के गिरोह में, कहा यह गया कि बूटन सिंह के कुछ हथियार उसने रख लिए थे, इसके बाद वहां से वो भाग खड़ा हुआ था। तो मोकामा में जो यूनाइटेड गैंग था जब उसमें फूट पड़ने लगा, देखिए सूरजभान सिंह तो 1997 में ही जेल चले गए थे, ठीक है, जेल में रहते हुए विधायक बने। और 2000 में सूरजभान सिंह विधायक बने थे, निर्दलीय उम्मीदवार, ठीक है, पीछे से नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन था। तो उस समय मोकामा के अंडरबल में
इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था मोकामा में शांति की बात कि सूरजभान सिंह के पास, या यूं कहें कि मोकामा गैंग के पास एक बड़ी ताकत नागा सिंह था, आज भी है, जेल में है। और दूसरा जो था वो नाटा सिंह था। तो नाटा सिंह और सूरजभान सिंह में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो नागा सिंह ने नाटा सिंह पर पहले तो अटैक किया था, मुल्दिया टोला, और इतना सारा संघर्ष हुआ, वो राजू सिंह, फलना, दिस दैट, इतना खून खराबा हुआ मत पूछिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2000 के चुनाव में सभी लोग एक थे, और सूरजभान सिंह ने इतने सारे मत से चुनाव जीते थे कि किसी निर्दलीय ने इतना सारा वोट से चुनाव जीता हो, ये इतिहास एक बन गया था उस वक्त 2000 का। तो लेकिन ये जो यूनिटी थी अंडरवर्ल्ड में, वो बहुत दिनों तक नहीं चली। फिर क्या हुआ कि नागा सिंह और पप्पू देव उस यूनिटी से अलग हुआ, और ये दोनों बेसिकली अपहरण में शामिल हो गए। देखिए, आप इस बात को समझिए, सूरजभान सिंह हो चाहे अनंत सिंह हो, इनकी जो क्राइम हिस्ट्री है उसमें आपको रैंसम फॉर किडनैपिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, कभी नहीं। हाँ, रैंसम पैसे के लिए अपहरण कर देना, अपहरण नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए, ताकत और दुश्मन से बदला, ये तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको अपहरण का धंधा नहीं दिखाई पड़ेगा। पर पप्पू देव और नागा सिंह फिर तो इतने, देखिए वैशाली में मुझे याद है 2000 या 2001 का वाकया होगा, जब एक रजिस्ट्रार का अपहरण होता है, 2 लोगों की हत्या हो जाती है। मुझे याद है शोभा होतकर उसमें एसपी थी वैशाली की, और जेड अहमद डीएसपी थे, शोभा होतकर जो अभी बिहार पुलिस में डीजी हैं। तो बड़ा बवाल हुआ, और बवाल इतना हुआ कि आप सोच रहे हैं, दो लोगों की हत्या के बाद रजिस्ट्रार का अपहरण, और बहुत सारे किस्से कहानियां। तो ये दोनों हो गए अपहरण के मास्टर। इतना ही नहीं, तुलसी राम अग्रवाल विराटनगर से, नेपाल के बड़े व्यापारी और इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री के एक बड़ी हस्ती के करीबी, और इतना बड़ा हंगामा, और उसमें इतनी बड़ी फिरौती की राशि वसूली गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नाम तो कई चले, जो फिरौती की राशि तय हुई और जो फिरौती की राशि का पेमेंट हुआ, उसे पहुंचाने वालों में एक राज्यसभा के सदस्य भी थे, जो अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी थे। और यह विवाद भी बहुत दिनों तक छिड़ा रहा कि जितनी राशि वसूली गई उतनी राशि पप्पू देव तक पहुंची नहीं। ठीक है ना, मतलब उस वक्त की अगर नजर से हम देखें तो काफी बहुत बड़ी राशि थी। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी राशि थी। तो मोकामा पर कह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये नागा और पप्पू देव में भी डिफरेंसेज हो गया। पप्पू देव का AK-47 कई नागा के पास था। कहा यह जाता है कि पप्पू देव एक दिन वहां पहुंचने वाला था और नागा सिंह ने टपकाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पप्पू देव होशियार निकला, उसने हथियार का मतलब नहीं रखा, वहां से वो पहले निकल गया। क्योंकि मोकामा में देखिए कब गोली उस वक्त चल जाती थी और कौन खत्म कर जाता था ये किसी को पता नहीं चलता था। इसके बाद ये जो पप्पू देव है वो नेपाल में गिरफ्तार हुआ। इसके बाद ये नागा सिंह जो है ये जमशेदपुर में गिरफ्तार हुआ। फिर नागा सिंह जमशेदपुर में गिरफ्तारी के बाद छूटा तो फिर दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस में एक बहुत ही स्पेशल सेल में बहादुर इंस्पेक्टर है, बिहार के ही हैं, VN झा, उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था और बस इनकाउंटर से बच ही गया था नागा सिंह। तो ये कहानी देखिए पप्पू देव की। लेकिन मैंने कहा, जैसा आपको बताया कि जब हमारी आखिरी उससे मुलाकात है तो उसने कहा यह था कि अब हम इन सब चीजों से अलग हट चुके हैं। देखिए कई गांव वालों की बात मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि हाँ कई सामाजिक कार्य भी, वह विधायक बनना चाहता था। 2020 के चुनाव में वह लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। वह सहरसा के भी किसी क्षेत्र से सहरसा न संभव हो तो फिर वो बिहपुर से चुनाव लड़ना चाहता था। और अब भी वो बिहार विधान परिषद का चुनाव, बेगूसराय खगड़िया जो नगर निकाय का चुनाव है, ये अभी जो स्थानीय प्राधिकार, हाँ स्थानीय प्राधिकार का चुनाव, उसमें वो लड़ने की तैयारी कर रहा था। तो पप्पू देव देखिए एक बड़ा नाम। अब इसे आप जाति से जोड़िए या जैसे जोड़िए, इसका आक्रोश कहां दिख रहा है नहीं दिख रहा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सहरसा में तो फिलहाल दिख रहा है। देखिए सहरसा में दिख रहा है और उसको चाहने वाले और उससे नफरत करने वाले। और यह बात भी सही है कि मुझे याद है कि जब वो पिछली बार मेरे पास आया था तो कोई हथियारबंद दस्ता उसके साथ नहीं था, वह सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसके पहले जब वो मिला, मैंने आपको बताया कि मोकामा में जब मिला था तो AK-47 के दस्ते के साथ था। जब उसने रजिस्ट्रार का अपहरण किया तो सोची कि 2 लोगों की हत्या करने के बाद किया विराटनगर में, तो अब वो बदल गया था।
लेकिन सवाल यही है कि यदि जमीन कब्जे में और फिर ये जो बेरहम पिटाई, तो जब मुकाबला होता है तो न पुलिस रहमदिल रहती है और न अपराधी रहमदिल होते हैं। दोनों को, एक को पकड़ना होता है, दूसरे को भागना होता है। तो एक पकड़ने के लिए अपने शक्ति का प्रदर्शन करती है और दूसरा भागने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करता है। और देखिए, जब किसी अपराधी के पास हथियार हो और सामने पुलिस वाले के पास भी हथियार हो तो दोनों की गोलियां गरजेगी, और जब पकड़ में आ जाएंगे तो गोलियां नहीं गरजेगी तो लाठी तो चटकेगी ही चटकेगी। अब इस लाठी चटकने में क्या हो गया? देखिए, बेरहम पिटाई बिल्कुल गलत बात है, लेकिन यह देखे जाने की बात ही, यह जांच का विषय है। इसके चश्मदीद क्या हैं और बाकी कहने वाले लोग क्या हैं। देखिए, एक बात तो हम इसको कहेंगे, कहानी खत्म हो रही है, अब लंबा भी हम नहीं खींचेंगे उतना, हमारे दर्शक ने खूब सुना है। सबसे पहली बात तो यह कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि कई बार आपकी मुलाकात हुई है और होती रही। अरे इसमें कहां शक है, आज भी कई ऐसे फरारी लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं साफ तौर पर कहता हूं आलोक जी, देखिए आप रिपोर्टिंग में आए हैं, यदि आप रिपोर्टर हैं, ये नए लोगों को सीखना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए, ठीक है ना, तो आप किसी से भी मिल सकते हैं, बस 3 चीजों की ईमानदारी रखिएगा। क्या क्या है वो 3 चीज? 3 चीजों की ईमानदारी रखिएगा यदि आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि जिससे आप पुलिस के इन्फॉर्मर नहीं हैं। आपको ईमानदारी क्या रखनी है कि आप उसके किसी क्राइम के शेयर होल्डर नहीं हैं, आप उसे किसी क्राइम के लिए लीड नहीं दे रहे हैं, आगे की जानकारी नहीं दे रहे। हाँ, नहीं, मान लीजिए कि कोई आलोक की तलाश कर रहा है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आलोक यहां है। और तीसरा, आप उसे कोई हाइड आउट नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई छुपने की जगह, शेल्टर नहीं दे रहे हैं। और चौथी बात कि यदि आप उससे मिल रहे हैं तो उससे संबंधित खबरें छाप भी रहे हैं। देखिए, जब बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी 13 जून 1998 को, तो 11 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला तो मुझसे पटना में मिला था, और मैंने 12 जून 1998 को खबर छाप दी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला पटना में है। इसी पर सीबीआई ने मुझे क्या बोलता है, गवाह बना दिया। तो देखिए, इन सब चीजों से दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, कोई आपके पास आ रहा जा रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस के इन्फॉर्मर नहीं है। हाँ, यदि आप निष्पक्ष हैं, आप, मैंने कहा ना, आप उसे किसी क्राइम में शेयर होल्डर नहीं है, आप उसको कोई शेल्टर नहीं देते हैं, आप उसको कोई लीड्स नहीं देते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, आप पक्ष से भी बात करते हैं, विपक्ष से भी बात करते हैं। तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूं तो मैं पुलिस वालों से भी बात करता हूं, उनसे भी बात करता हूं। यदि सिर्फ पुलिस की विज्ञप्ति ही छापनी हो तो आप क्राइम रिपोर्टिंग क्यों करते हैं भाई? आप क्राइम रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? तो पप्पू देव की कहानी तो देखिए, कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन जो उसमें से कुछ चुनिंदा कहानी थी वो हमने जानने की कोशिश की है। इतना लंबा अनुभव रहा है, वो भी 90 के दशक के डॉन कहलाते थे, काफ़ी कुख्यात थे, ठीक है, अब वो नहीं रहे। आप भी काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता करते थे, मुलाकात कई बार हुई है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ देखा इन्होंने, आंखों देखी, हमने आपको सुनवाया है। खैर, सुनी सुनाई कहानियाँ तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आंखों देखी कहानी सुनने को मिला लाइव स्टेज पर, ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। उम्मीद है हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करेंगे अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्टेज को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी कहानी और भी लोगों की हम आपसे बिल्कुल जब किसी की बारी आएगी। खबरों के पीछे में हम सुनाते ही रहते हैं रोज रात 9 बजे। चलिए, खबरों के पीछे को भी आप सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ तो हर रोज एक एपिसोड आपको मिलता ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइव स्टेज पर भी जरा ध्यान दीजिए, लाइव स्टेज पर भी कहानियों का सिलसिला कभी कभी चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।